कल वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी किसी को? हेलो, हाँ सर। अच्छा, कौन से क्वेश्चन में कर? इस वाले में एक बात सर, बताओ ना, अभी तक। सबने सबने ट्राई करके देखा है ना? हाँ यस सर। यस सर। आउट। यस सर। ठीक है। फिफ्थ के अलावा, फिफ्थ स्वैपिंग का, ठीक है, फिफ्थ के अलावा और किसी को प्रॉब्लम आई है क्या? यस सर, 11 थर्ड, नंबर का। 11th में राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ठीक है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई क्या 100। होता है, 1, ऐसे कुछ होता है ना, 100। डिवाइड बाई 100। तो बस वैसे ही सिंपल सुषमा तेरे को सिंपल करके इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ठीक है। हाँ, तो मतलब इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा था? फॉर्मूले की प्रॉब्लम थी क्या? तो किसने पूछा था? नहीं सर, फॉर्मूला तो आ गया था, बट सर समझ में नहीं आ रहा था इसका कोड कैसे स्टार्ट करूं मैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का कोड कोड लिखना आ गया? यस सर। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में तुम रेडियस लोगे, मतलब रेडियस और हाइट होती है जो हमें यूजर से लेनी पड़ेगी, या फिर हम खुद भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग यूजर से ले रहे हैं रेडियस और हाइट। ठीक है, तो रेडियस और हाइट हमने यूजर से ली और उसके बाद फार्मूले में हमने रखा, और एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस उसको फॉलो किया, या फिर उनसे बचना है तो फिर हम लोग ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो जो काम हमको करना होता है वो उस हिसाब से हो जाता है। फिर डिवाइड वगैरह जो भी करना हुआ, ऐसे करके आंसर आ गया। तो इसमें हमें इसमें हमें क्या लेना होगा पहले? हाँ, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो उससे प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट उससे ले लेना होगा, और रेट ले लेना होगा, रेट क्या है, और उससे टाइम ले लेना होगा। ठीक है, मतलब ये जो सिंपल ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टू टाइम डिवाइड बाय 100। है ना? और टाइम में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग टी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कीवर्ड है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है उसको। डिवाइड बाई 100, बस यही फॉर्मूला लगा देना है। अभी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मतलब ऐसे मत रखना कि फिर डाउट बचा रह जाए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी फिर। नहीं सर, आ गया। हाँ, नहीं हो तो फिर कोड करके दिखा देते हैं, उसमें 2 मिनट लगेगा। सर ठीक एक बार है, करके ऐसे दिखा करना दो है कि, प्लीज। ठीक है करके दिखा देते हैं। देखो पहले प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लोग बनाते हैं अमाउंट वेरिएबल, और फिर उसके बाद बना लेते हैं रेट के लिए आर, टाइम के लिए टी, फिर ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का इनपुट ले लेंगे, रेट रेट इंटर करा लेंगे, फिर रेट का इनपुट ले लेंगे, उसके बाद इंटर टाइम पीरियड, ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट नाम का INTR कर लिया। INT वेरिएबल बना सकता हूँ क्या? वेरिएबल का नाम INT रख सकता हूँ क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि नो सर, फिर तो इंटीजर हो जाएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि कीवर्ड है और वो उसको कंपाइलर को प्रॉब्लम होगी कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इंटीजर लिखा हुआ है कि ये कोई वेरिएबल का नाम। कुछ भी INTR कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इनको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे सी आउट करा देंगे इंटरेस्ट को, बस रन करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 100 ले लेता हूँ, रेट ले लेता हूँ 2% है, और पीरियड मान लो 3 मंथ्स ले लिया हमने, 2 3 6, 100 से 100 डिवाइड हो गया, ठीक है। सर तनिष्क आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो बाकी और सारे क्वेश्चंस तो हो गए ना सबसे? क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर यस 14। सर, 1 और ठीक है। 2 बताइए। हाँ, फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है ना, उनके लिए क्या हमें इफ एल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इफ एल्स ही Sir, पढ़ेंगे। सर फिफ्थ भी रह गया सर। हाँ, फिफ्थ बताना है। सर फिफ्थ वाला भी रह गया अभी। सेवेंथ सर भी बताना है सेवेंथ क्या? वाला। हाँ, सेवेंथ Seventh वाला, सेवेंथ वाले में क्या करा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 integers फ्रॉम द यूजर, परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब समझ रहे हो, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस करनी है, तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताया था। तो आप में से बताइए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूल। हाँ, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो हमको क्या करना है, यूजर से दो वैल्यूज लेनी है, और उसमें हमको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो हम लोग इंट फ्लोट टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन फ्लोट अगर मॉड्यूलो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड्यूलो यूज करने के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस ये चेक करने के लिए नहीं है कि आपको सेल्सियस टू फॉरेन हाइट या फिर है ना आपस में कन्वर्ट करना, अपने इंटरेस्ट वगैरह निकालना, या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला निकालना सिखा रहे हैं। इसमें केवल आपको जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस पढ़े, इनपुट आउटपुट लेना पड़ा, और जो डेटा टाइप्स पढ़े, वेरिएबल्स बनाना पड़ा, उन सबको मतलब एक तरीके से रिवाइज करने के लिए, फिर प्रैक्टिकल करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस इसमें हमें क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है। 2 इंटीजर्स क्वेश्चन में बोल भी रखा है, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम द यूजर तो हमें सीन कराना पड़ेगा, और ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करानी है, और उसके बाद हमें डिस्प्ले करना रिजल्ट, ठीक है। ए और बी नाम के 2 वेरिएबल्स बना लिए हमने। तो उसके बाद यूजर को बोल देते हैं, भाई इंटर द वैल्यू ऑफ ए, की वैल्यू ले लेंगे। अच्छा, ये सब तो समझ में आ रहा है ना, सी इन सी आउट वगैरह, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ, किसी का भी डाउट हो ना तो अभी पूछ लेना, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से ए और बी की वैल्यूज ले ली, यूजर से ए और बी की वैल्यूज ले ली। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि ए और बी इंटीजर टाइप है, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, यस सर। है ना? सर हाँ, तो एक इंटीजर वैल्यू,
हम लोग इंट और सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर क्या कर देते हैं, दो वैल्यूज को ऐड करना है ना, ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, अरे किसने पूछा था डाउट, मतलब वो समझ रहा है ना जिसने पूछा था? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या यहाँ ये समझ में आ रहा है ना, इंट एक मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया सम, और उसके अंदर क्या करना है, सम के अंदर हम दोनों वैल्यूज को ऐड करनी है। ए प्लस बी कर देंगे तो क्या होगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने पुट करी होगी और बी के अंदर जो भी यूजर ने पुट करी होगी वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डिफरेंस नाम, इनका डिफरेंस भी कर लेते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में भी आंसर आ सकते हैं, ए अगर स्मॉल होगा तो। मल्टीप्लाई कराने के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर देना है, और डिवाइड कराने के लिए ए डिवाइड डिव नहीं होगा, डिवाइड लिख देते हैं, ए डिवाइड बाई बी कर देंगे। ठीक है, अब मॉड्यूलो भी निकालना है, इंट मॉड्यूलो निकालना है, ए मॉड्यूलस बी कर लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या हुआ, यूजर ने ए और बी की वैल्यूज दी, यहाँ से ए और बी वेरिएबल बनाया, यूजर से इनपुट कराया, और उसके बाद सम डिफरेंस MUL डिवाइड MOD जो भी वेरिएबल्स हमने बनाया ना, इन सब के अंदर इनकी वैल्यूज आ गई, ये प्लस हो गए, यहाँ पे माइनस हो गए आपस में, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए और ये डिवाइड हो गए, उसके बाद ये मॉड्यूल हो गया उनका। बस अब इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करा देना है, तो यूजर को बता देंगे सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम, क्योंकि हमने सम नाम के वेरिएबल में इनपुट करा है, लाइन एंड कर देंगे। ठीक है, यही लाइन सबके लिए कर देंगे, सम के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए और मॉड्यूलस के लिए। ठीक, मैं अभी जल्दी से क्या करता हूँ, जल्दी से पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी। भाई ठीक है, अब रन कर लेते हैं हम। ए की वैल्यू यूजर ने 9 दे दी मान लो, और बी की वैल्यू उसने दे दी 2। ठीक, ए की वैल्यू यूजर ने 9 दी, बी की वैल्यू 2 दी, और ए और बी का ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, ए और बी को माइनस करेंगे, 9 - 2 7, मल्टीप्लाई करेंगे 18। सर इसमें एरर है, ये सर ये सब सम में दे रहा है। अरे वो ठीक है, वो पता है, मैंने पेस्ट कर दिया था, लो ऐसे ऐसे लिख दो ना, वो मैंने समझाने के लिए, ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स तो सब जगह बदले ना, ये देखो ना, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, है ना, वो तो समझाने के लिए किया था ना, तो जल्दी से मैंने ऐसे कर दिया। ये लो भाई, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू 2। ठीक है, 9 + 2 11, 9 - 2 7, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 9 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 4, क्योंकि दोनों इंटीजर है, और 9 को जब 2 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही अरिथमेटिक ऑपरेशंस करनी थी, है ना, मतलब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था, इन ऑपरेटर्स को यूज करना सिखाना, कि इन ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं ये सीखना था। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आप पढ़ो, जैसे कई लोग को डाउट रहा था ना, अब फोर्थ में आ रहा था शायद, ये राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्लोट एंड कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देम बैक। तो मतलब
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, फिर उसके बाद समझा करो। और ये 6 में भी आ रहा था, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड टू फ्लोट वैल्यूज एंड डिस्प्ले सम। ठीक है, तो मतलब पहले हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4th नंबर में क्या था कि एक इंटीजर लेना है। अब किसी ने क्या किया था कि इंटीजर को पहले से इनिशियलाइज कर दिया। पहले से इनिशियलाइज नहीं करना, या फिर बाद में मतलब हम यूजर के इनपुट लेने के पहले ही सी आउट करा रहे हैं, तो मतलब इन सब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस को पढ़ा करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझा करो। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम ये 5th नंबर को एक्सक्लूड करके, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अच्छा ये बताओ, समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? यस हैंड सर, रेज कर सकते हो। आ आ रहा रहा है है समझ में। ठीक है, और अमित, तुमको आ रहा है ना समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। अब किसी ने ट्राई किया, कुछ दिमाग में आया क्वेश्चन नंबर 5th का? वैल्यू स्वैप करनी है। तो हमने क्या बताया था, अगर ए की वैल्यू अगर 5 है, हाँ, और बी की वैल्यू अगर 4 है, तो आपको क्या करना है कि ए की वैल्यू में 4 डाल देना है और बी की वैल्यू में 5 डाल देना है। मतलब जब हम जब प्रिंट करें ना, तो ए के अंदर 4 आना चाहिए और बी की वैल्यू 5 प्रिंट होनी चाहिए, है ना। और यूजर से हमने ए की वैल्यू 5 ली है और बी की वैल्यू 4 ली। अब यूजर को परेशान करने के लिए हमने क्या किया, ऐसा लॉजिक लगाया कि ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को आपस में दोनों को चेंज कर दिया। और जब डिस्प्ले कराया, यूजर ने क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई मैंने ए की वैल्यू तो मैंने 5 दी है, तो वो सोचेगा ए की वैल्यू 5 मिलेगी मुझे, बी की वैल्यू 4 दी है तो बी की वैल्यू 4 मिलेगी, लेकिन उसे वो वैल्यूज आपस में चेंज हुई मिल रही है। ठीक है, तो किसी ने कुछ सोचा, मतलब जिसको सॉल्यूशन ना पता हो उसने कुछ सोचा? सॉल्यूशन पता होता है फिर तो हो ही जाता है क्वेश्चन। किया था सर बहुत, लेकिन एरर बता रहे हैं सब। मेरा आउटपुट तो सेम आ रहा है जैसा आपने बताया, वैसा ही आउटपुट आ रहा है, हाँ तो ऐसे नहीं बट कर, सब कह रहे हैं कि एरर है। हाँ तो मतलब ऐसे नहीं करना कि जैसे मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसे नहीं करना कि ये जैसे हमने यूजर ने की वैल्यू मान लो 5 दे दी और बी की वैल्यू 4 दे दी। अब ऐसे नहीं करना कि यूजर को तुम ऐसे बोलो कि सी आउट ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करा दो, और ये बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा दो। ऐसे नहीं करना, समझ रहे हो? ऐसे नहीं करना हमको कि ए यहाँ पे ए लिख दिया यूजर को देखने के लिए और हम प्रिंट बी करा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। और यहाँ पे बी लिख दिया और यूजर को देखने के लिए कि यूजर को बी दिखे और ए प्रिंट हो गया, समझ रहे हो? तो हमें ऐसा नहीं करना है, इंट वगैरह नहीं लगा। सी का यूज लिया था सर बीच में। हाँ सर मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा सर वो फोटो, मतलब ठीक अपना है, वाला। ऐसे नहीं करना, समझ रहे हो? ए इज इक्वल्स टू 4 बी इज इक्वल्स टू 5 ऐसा लिख के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें लॉजिक लगाना है, स्वैप करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो ऐसा है कि ऐसा समझो आपके पास क्या है ना, 3 कंटेनर है। पहला कंटेनर ये है, दूसरा ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। इसके अंदर मान लो ए रखा हुआ है और इसके अंदर बी रखा हुआ है। तुमको क्या करना है कि ए को इसमें पलट देना है और बी को इसमें पलट देना है। लेकिन अब समझो यहाँ पे अगर मतलब ये फ्लोर होती है ऐसे, हम लोग क्या करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि ये जो बी, मान लो बी कोई भी मतलब अनाज है, एक तरीके से समझ लो बी कोई भी अनाज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बी को यहाँ पे पहले पलट देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए वाली का जो भी सामान था, ए वाली थैली का, उसको ए में डाल, ये वाली में डाल देते, ये यहाँ से बी खाली हो गया, बी यहाँ पे आ गया, ये इसको डाल देते इसमें, तो यहाँ पे ए भर गया। अब ये खाली हो गई। अब इस बी को हम लोग क्या करते,
है ना, ऐसे ही हाथ से या कटोरे से ऐसे उठा उठा करके इस बी को इसमें भरते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, हमारे पास क्या करना है, 3 कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर हमें साथ में दिया गया है, सेम कैपेसिटी का है। क्या करना है हमको कि इस कंटेनर का हेल्प लेकर के ना, इस कंटेनर की हेल्प लेकर के, जो सी नाम का कंटेनर है या अलग से एक वेरिएबल है, आपको इन दोनों का आप सामान आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो अब मतलब जिसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ट्राई करना कि वही बताए कैसे करोगे। तुम्हें एक अलग से बोरी दे दी गई और इस बोरी में गेहूं था, इस बोरी में चावल थे। अब तुम्हें इसमें चावल चाहिए, इसमें गेहूं चाहिए। अब तुम्हारे पास एक बोरी और है, तुम क्या करोगे? सर पहले ए से चावल निकाल के उस खाली बोरी में डालेंगे और वो बी का चावल उस ठीक ए है, में मैं लिख डालेंगे। देता हूँ, ये मान लो ये चावल है, मैं लिख देता हूँ चावल, ये गेहूं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ए का चावल निकाल के कहाँ डालेंगे? खाली बोरी में। खाली बोरी में डाल देंगे, तो यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे चावल हो गया, चावल हो गया यहाँ पे। और अब ये वाली बोरी जो है ना वो खाली हो गई। अब क्या करेंगे अगले स्टेप? बी को ए में डाल देंगे। बी को डाल देंगे ए में, ए यहाँ पे और लिख फिर देता हूँ मैं, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। ए को और फिर वापस बी में तो लेंगे, ए को बी में डाल देंगे। मतलब ये सी नाम की बोरी में जो रखा है, इसको इस कंटेनर से वापस इस कंटेनर में पलट देंगे। तो जी सर। ये यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ए था ना, हाँ, तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तीन कंटेनर का यूज करके हमें ऐसे करना है। और इसमें इनिशियली में ए था, इसमें इनिशियली में बी था। चावल की हटा दो यार, कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इसमें ए था, ये इनिशियल पोजीशन से इनकी, ए था, इसमें बी था, इसमें सी था। हमने क्या किया कि इसमें ए था ना, ए को पलट दिया सी में, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई ए के बराबर, और ए अभी खाली है, तो हमने एक ए में डाल दिया, क्या, बी को डाल दिया, क्योंकि ये बी ये वाली भरी हुई थी अभी, तो ए की वैल्यू हो गई बी के बराबर, और ये वाली बोरी भर गई। ठीक है, तो इसके अंदर बी आ गया, ए की वैल्यू अब चेंज हो गई ना, ए की वैल्यू चेंज होकर के बी हो गई। और बी वाली जब हमने इधर चेंज किया ना, बी को इस बोरी में से इस बोरी में डाला, तो ये वाला कंटेनर खाली हो गया। तो इस कंटेनर में हम ए की वैल्यू डालेंगे जो अभी सी में रखी हुई है, उसको वापस से हमने ए में रख दिया। ठीक है, ये वाले कंटेनर से वापस पलट दिया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, ए के बराबर हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बीच लॉजिक। वाला फिर से बताना सर, बीच वाला सर बी इक्वल टू ए। अरे मतलब तुम्हें लॉजिक समझ में आया ना, तुम कोड छोड़ो, कोड तो मैं अभी बाद में बता देता हूँ। तुम्हें लॉजिक समझ में आया ना कि पहले इसका सामान हमने, ए का सामान हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ए खाली हो गया, ए के अंदर बी वाला सामान पूरा उलट दिया, अब बी खाली हो गया। अब बी के अंदर इसको वापस से इसमें सामान रखते हुए, इसमें ए रखा हुआ था, तो यहाँ पे ए पहुंच गया, तो यहाँ पे बी पहुंच गया, यहाँ पे ए पहुंच गया, बस। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल यही करना है हमको काम। ठीक है, तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू क्या थी 3, और सी कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे, सी में पहले 5 डाल दो, तो सी इज इक्वल्स टू क्या करोगे, ए, सी इज इक्वल्स टू ए कर दोगे। तो सी इज इक्वल्स टू ए किया, तो इस स्टेप से क्या हुआ, सी की वैल्यू 5 हो गई। अब ए हमारा खाली हो गया, मतलब ऐसे समझने के लिए, ए हमारा खाली हो गया। ए खाली नहीं हुआ प्रोग्रामेटिकली, अगर हम लोग देखेंगे ना प्रोग्राम के हिसाब से, तो ए हमारा खाली नहीं हुआ, ए में भी अभी 5 ही है, सी में भी हमने सी भी ए के इक्वल कर दिया, तो मतलब सी में भी 5 पहुंच गया, लेकिन ए अभी भी 5 ही है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, सी को ए के इक्वल कर दिया, और ए में क्या कर दिया, हमने ऐसा सोचा कि ए खाली हो गया, चलो हम यहाँ से 5 हटा देते हैं अपने समझने के लिए, ए ऐसा में करते बी हैं, डाल दिया। ए खाली हो गया, हाँ, ए में हमने बी को डाल दिया ए में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ए की वैल्यू तो चेंज हो गई इस स्टेप में। अब हमने क्या सोचा कि जब ए में चला गया बी, तो बी खाली हो गया। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, बी खाली हो गया, अब यहाँ पे A3 हो गया।
अब बी के अंदर ये 5, ये जो ए कंटेन करता था पहले, उस 5 को डालना है। अब ये 5 है किसके पास? सी के पास। सी के पास। हमने बी इक्वल्स टू क्या कर दिया? सी। सी। तो यहाँ पे बी आ गया और सी की वैल्यू क्या थी इस स्टेप में? 5 थी ना, तो बी इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है। हाँ सर। हाँ, किसी को डाउट है? लो। बहुत देर बाद बोला और बहुत धीमे से बोला। बताओ किसी को डाउट हो तो। नो मतलब सर, ये नो जो डाउट। नो कॉन्सेप्ट है ना, सर। है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूज भी आगे आएगा। आप जब और भी क्वेश्चंस करोगे ना, वहां पे ये स्वैपिंग थोड़े थोड़े मतलब एक छोटे पार्ट के रूप में आएगी। कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे होगे, वहां पे ये स्वैपिंग छोटे से पार्ट के रूप में आएगी। तो स्वैपिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस इसको कोड कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ int a is equals to 5 लिख देता हूँ, int b is equals to 3 और int c नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने, डिक्लेयर किया अभी केवल। और अब हमने क्या किया, c खाली था, c में हमने a की वैल्यू डाली, c is equals to a। ठीक है, इस स्टेप से हुआ क्या, साइड में लिख देता हूँ मैं, इस स्टेप से हुआ क्या कि c की वैल्यू जो है a के बराबर हो गई और a में क्या थी 5। अब ये समझना c में भी 5 है, c में 5 आ गया, ऐसा समझो बस, c में 5 आ गया। अब a खाली हो गया, हम केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कि a खाली हो गया, बाकी a खाली नहीं हुआ। ये c इज इक्वल्स टू a करने का मतलब क्या होता है, c के अंदर a की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, a खाली नहीं होता, a में जो वैल्यू पहले से थी वो वैल्यू पहले से रहेगी। अगर इस स्टेप के बाद हम लोग सी आउट a कराएंगे ना, तो a की वैल्यू 5 हमें शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अपने समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि a खाली हो गया और c के अंदर a की वैल्यू चली गई, तो c इक्वल्स टू 5 हो गया। और यहाँ पे क्या किया हमने, a खाली हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, a के अंदर b की वैल्यू डाल देते हैं, a इक्वल्स टू b कर दिया हमने, a के अंदर b की वैल्यू डाल दी। यहाँ से क्या हुआ, a की वैल्यू हो गई b के बराबर यानी 3। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, b हमारा b खाली हो गया, हमने ऐसा सोचा b खाली हो गया। अब b के अंदर हमें a वाली वैल्यू डालनी है, लेकिन a के अंदर तो अभी 3 है, खैर ठीक है, ठीक है, a के अंदर तो अभी 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल्स टू a कर देंगे तो क्या होगा, a के अंदर अभी 3 था तो b के अंदर भी 3 ही आ जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें थर्ड वेरिएबल की यूज की मतलब की जरूरत पड़ रही है। b इज इक्वल्स टू a करेंगे तो a के अंदर 12th रो में a के अंदर 3 गया हुआ है, और अगर हमने 13th में b इज इक्वल्स टू a किया तो उसका मतलब ये हुआ कि b के अंदर भी a की सर वैल्यू लाना हुई। तो बी के अंदर सी है ना। हाँ हाँ, करना b के अंदर c है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने b के अंदर a डाला ना, तो a की जो अभी भी अपडेटेड वैल्यू है ना, वो आ जाएगी। तो वो अभी अपडेट हुई है 3, तो इसलिए हमें 3 नहीं डालना पड़ेगा, मतलब हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए, और 5 किसके पास है, c के पास, तो b इज इक्वल्स टू c कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक, और अब हमें c का कोई काम है नहीं, हम c को प्रिंट नहीं कराएंगे, हम सीधे सीधे अपने a को प्रिंट कराएंगे, सी आउट a करा देते हैं, a इज इक्वल्स टू a और b इज इक्वल्स टू b करा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो a के अंदर क्या आ गया 3 और b के अंदर क्या आ गया 5। ठीक, अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा नहीं कर लेते, जब ये सारी चीजें कर ही रहे हैं तो हम लोग ऐसा कर लेते कि a इज इक्वल्स टू b कर देते और b इज इक्वल्स टू a कर देते। आ रहा होगा ना किसी के दिमाग में, और प्रिंट करा देते ये वाली लाइन। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा सर। आ रहे हैं ना, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब a इज इक्वल्स टू b किया तो इस स्टेप में a के अंदर b में जो भी वैल्यू थी वो आ गई, a के अंदर क्या आया यहाँ पे बोलो, 3। है ना, a के अंदर यहाँ पे 3 आया, लेकिन तो बी भी अब 3 आ जाता।
हाँ, अब हम अगले स्टेप में जब पहुंचे सर बी भी 3 आ तो जाता बी है। के अंदर ए आएगा, लेकिन ए पुराना वाला ए नहीं आएगा, क्योंकि इस रो में वो ए अपडेट हो चुका है, ए के अंदर 3 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे बी में भी 3 आ जाता। और अगर इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते ना, करा लेते हैं, देखना दोनों 3 आएंगे, ये देखो दोनों 3 और 3 आ रहे हैं, इसलिए हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ी स्वैप करने के लिए। ठीक है, सर अगर सर हाँ हाँ, सर अगर क्वेश्चन में ए और बी जो इनकी वैल्यू को स्वैप करो सिर्फ थर्ड वेरिएबल का बिना यूज किए तो कैसे करेंगे सर ये क्वेश्चन? हाँ, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यस सर। सर फिर तुम क्या लोग ट्राई जो करना। ठीक हाँ है सर, यदि विदाउट वेरिएबल करेंगे तो क्या जो ए को जब हमने अलग वैल्यू रखी तो जो वैल्यू आई है कि उसको दूसरे में कीवर्ड में स्टोर करेंगे क्या, ऐसे फ्लोट या दूसरे इंट में स्टोर करना पड़ेगा दोबारा से यदि बगैर थर्ड वेरिएबल भी करें तो? अरे तो अगर स्टोर करना पड़ेगा तो हमें अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और अलग से एक वेरिएबल बना लिया तो थर्ड वेरिएबल ही तो हुआ। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि वो दोनों की वैल्यू 3 आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हाँ सर, हाँ तो वैसे मैं ये हो चुका है लेकिन क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं ये बता रहा था कि किसी के दिमाग में ऐसा भी आया होगा कि हम क्या करते हैं ना, a इज इक्वल्स टू बी कर देते हैं और b इज इक्वल्स टू ए कर देते हैं, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो ये चीज मैंने बताई है कि ऐसा करने से ये आपस में स्वैप नहीं होती, a के अंदर भी 3 आता है और b के अंदर भी 3 आता है, दोनों के सर अंदर 3 बिना 3 आ जाता है। वेरिएबल के लिए, सर बिना वेरिएबल यूज करे इक्वेशन का यूज करके बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, तुम लोग ट्राई करके देखना ना, मतलब जब खुद से ट्राई करोगे ना सर तभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके सर। तो सब कुछ अपने से ही करना पड़ेगा। और हैंड रेज यस किया सर। था, इनका क्या डाउट था? सर कुछ डाउट था क्या? सर अगर c इक्वल टू हाँ a हाँ कर दें बोलो। और c इक्वल टू b कर दें तो? हाँ ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट करता हूँ इसको भी, c इज इक्वल्स टू a कर दिया और c इज इक्वल्स टू b कर दिया, तो नहीं यहाँ सर, पे क्या वही होगा, हो जाएगा टू वेरिएबल टाइप। तब तो वही हो जाएगा फिर सर। c के और अंदर सर क्या है? a में b को आउटपुट करा देंगे और b में a को आउटपुट करा देंगे। अरे तो वो बात तो मैंने पहले पहले बताई थी ना तुमको, वो बात मैंने हाँ, वो तुमको पहले मना, बताई थी ना, हाँ, वो बात तो मना मैंने नहीं है तुमको सर। बताई थी ना। ऐसे नहीं करना तुमको, कि मतलब तुम ऐसा समझो, ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तुम यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसकी ए की जगह बी आउट करा दो, और बी की जगह पे ए आउट करा a दो, आउट ऐसे करा नहीं दो। करना, ऐसे नहीं हाँ कर, यहाँ से तो ये तो हो गया, चेंज हो गई, लेकिन लेकिन ये मान लो मुझे बाद में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती, तो क्या अभी भी ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है? एक्चुअल में ये जो मेमोरी के अंदर हमें ए और बी की वैल्यू को चेंज करना है, समझ रहे हो? ये जो ए और बी नाम के जो वेरिएबल्स दो हमारी रैम में जो बने हैं ना, मेमोरी में जो बने हैं ना, वहां जो इनका ओरिजिनल एड्रेस है वहां पे चेंज करना है, समझो? जैसे ये अभय का घर है और ये भानु का घर है, तो ऐसा नहीं करना कि मतलब ऐसा क्वेश्चन में ऐसा नहीं करा कि अब अभय अभय का एड्रेस मान लो ग्वालियर है और भानु का डबरा है, तो अभय का एड्रेस डबरा कर देना और भी भानु का एड्रेस ग्वालियर कर देना है। ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाना, आपको एक्चुअल में अभय को डबरा में लेके जाना है, और ये जो भानु है ना, इसको ग्वालियर में लेके जाना है, एक्चुअल में लेके जाना है। मतलब मेमोरी में ए नाम के वेरिएबल में जो 5 स्टोर है, उस एड्रेस में हमें 3 स्टोर करना है, और बी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमें 3 स्टोर करना है। इसलिए हमको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ी, नहीं तो ये काम तो हो जाता ना बिल्कुल इजीली। मैं बता के आ रहा हूँ, आगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे ये स्वैपिंग करनी पड़ेगी, वहां पे आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, या फिर कुछ और भी लगा सकते हो, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है। ठीक है सर सर यस सर।
सर क्वेश्चन अगर ये हो कि सर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो कैसे करेंगे? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी होगा तो तुम लोग ट्राई तो करना। मैंने यूजिंग थर्ड वेरिएबल बता दिया, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी ट्राई करना एक बार, मतलब ट्राई तो करके देखो, थोड़ा सा टाइम लगाओ उसमें, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा ट्राई करके देखना, फिर उसको भी बता देंगे हम लोग। अरे सिंपल कोड है, बस 2-3 लाइन का कोड वो भी है, ठीक है। लेकिन ट्राई करोगे ना, खुद से बनेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और किसी को डाउट है क्या इन किसी क्वेश्चंस में? ये क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया ना? यस सर। हेलो, यस 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 ठीक है। यस सर। तो और किसी क्वेश्चंस में तो डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 3 to 14 किसी क्वेश्चन में किसी को और डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं ना, तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। नो सर। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ और एल्स पढ़ते हैं। ये जो तुम बोल रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन बताओ। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर फ्रॉम यूजर इनपुट यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, या फिर ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इफ और एल्स। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। होता क्या है कि जैसे हम लोग के लिए ऐसा बोला गया कि इंडिया में क्या है कि अगर आपकी जो एज है वो 18 या फिर 18 से अबव है, देन यू कैन वोट, ठीक है। नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते अगर आपकी एज 18 से बिलो है, तो आप वोट नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से क्या करें, उसकी एज इनपुट कराएं और यूजर अपनी एज इनपुट करे, और हमें ये बताना है कि तुम अपनी एज, जो भी तुम्हारी एज है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज हमको बतानी है। तो इफ एल्स में होता क्या है, इफ एल्स में क्या होता है कि अगर इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स जो होता है इफ के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी होगी, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ का ब्लॉक होगा, जैसे मेन फंक्शन का ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ये मेन फंक्शन का ब्लॉक होता है ना, वैसे ही इफ का भी ब्लॉक होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है, मतलब ये जो जहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और जहां पे एंड होता है, इसके बीच मतलब इसको ब्लॉक बोलते हैं। जैसे ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, हमें अभी हम लोग जब इफ एल्स पढ़ेंगे या फिर लूप वगैरह पढ़ेंगे तो उनका भी ब्लॉक होगा, इफ एल्स का भी, लूप का भी। तो इफ में क्या होगा कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, यहाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो काम होगा, मतलब इसके अंदर जो भी है वो काम होगा सारा, है ना। और अगर नहीं हुई तो हम लोग एक इल्स का ब्लॉक बनाएंगे। इल्स में हमको कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो तुम वोट करोगे या तो वोट ना करोगे। ऐसी तीसरी चॉइस तो है नहीं कि आधा वोट कर सकते हो आधा नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। हमारे पास केवल दो चॉइसेस हैं, अगर तुम 18 से अबव हो देन यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट। तो इसके लिए इफ एल्स यूज होता है। इफ का हिंदी मतलब यदि होता है ना, यदि ये कंडीशन सही हो गई तो फिर ये चीज हो जाएगा। इल्स मतलब नहीं तो फिर ये चलेगा। इसके इल्स के ब्लॉक में जो जो लिखा होगा, वो जो भी काम होगा वो सारा काम होगा, ठीक है। हम लोग कोड करके देखते हैं। हमने यूजर से एज एक बार एल्स का बता दोगे एक बार ये वापस से? हाँ, एल्स का देखो, पहले यहां से देखो, इफ लिखा होगा, इफ की कंडीशन होगी, इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये इफ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, मतलब प्रिंट कराने वाले होंगे या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी, तो वो सारा काम होगा। और अगर ये नहीं हुआ
ये नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा इल्स का ब्लॉक चलेगा। दो में से एक तो चलना ही है, या तो एज तुम्हारी 18 से अबव होगी या तो नहीं होगी, एबव या इक्वल होगी। हमने ऐसा मान लिया कि अगर एज एबव और इक्वल्स टू 18 है तब तुम वोट कर सकते हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते। तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमने इफ की कंडीशन में क्या डाला कि इफ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो ये सारा काम होगा जो इफ के अंदर होगा, नहीं तो ये सारा काम होगा जो इल्स के अंदर होगा। ये फ्लो चार्ट से समझो। ओके सर, ओके, हाँ आगे से। ठीक है, फ्लो चार्ट अभी भी जिससे समझ में नहीं आया ना तो वो फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। मतलब एक हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक सिंपल इफ भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा समझो ना कि कुछ ऐसा है कि हम लोग केवल एक अकेला इफ भी लगा सकते हैं। ऐसा आ रहा था कि जैसे मान लो किसी किसी जगह पे कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या था कि कुछ क्राइटेरिया, मान लो आपके एबव 80% नंबर्स होने चाहिए, लेकिन उसमें सारे बच्चे एबव 80% वाले, तो जो थोड़ा सा अलग से ऐसा लग गया कि अगर इनके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो इनको 5% एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा इनके मार्क्स में। तो बस हमें क्या करना है, हमें मान लो उनका रिजल्ट बना करके देना है, तो हम रिजल्ट के लिए जो भी होगा परसेंटेज वगैरह वो तो निकालेंगे ही। बस हम लोग सिंपली क्या क्या चेक करेंगे कि उससे पूछेंगे कि अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप रखते हो तो हम लोग उसके परसेंटेज में जो भी परसेंटेज होगा उसमें 5% ऐड कर देंगे। ठीक, नहीं तो बाकी सारे काम तो होना ही है। ठीक, उसको रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा हमको। तो आप एक सिंगल इफ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि इफ लगाने के बाद इल्स आपको लगाना ही पड़े। ठीक है, और अगर दो कंडीशन आ जाती है कि या तो हाँ या तो ना, तो फिर वहां पे हमें इफ भी लगाना पड़ेगा, इल्स भी लगाना पड़ेगा। मतलब इल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि एक ही कंडीशन है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो इफ वाला चला दो, एज लेस देन 18 है तो इल्स वाला चला दो। ठीक है, ब्लॉक में भी यही समझाया गया कि इफ की कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो इफ का जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आगे जाएगा। नहीं है, अगर कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हुई, तो ये पता है बाहर से निकल आएगा, इफ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं और बाकी जो भी काम होगा वो सारा काम होगा। ठीक है, इफ एल्स में बताई दूंगा, इफ में अगर कंडीशन सही है तो चलेगा, नहीं तो फिर एल्स वाली कंडीशन चलेगी। उसमें फिर क्या होगा ना, अगर आपने इफ एल्स लगा दिया, इफ और एल्स दोनों यूज किया, तो उसमें आपको एक ना एक चलना ही पड़ेगा। मतलब या तो इफ चलेगा या फिर इल्स चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इफ लगा दिया तो अगर इफ सही होगा तभी इफ चलेगा, नहीं तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर तो एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूँ, चलेगा नहीं चलेगा ये बता देना। कोड करके दिखाऊं? हाँ, मैं कोड करके दिखाता हूँ ना। अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि इफ का मतलब सिंटैक्स ऐसा होता है, इफ और उसके अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन कुछ भी लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी होगी, और उसका ब्लॉक बंद कर देंगे। एल्स वाला लिखना होगा तो एल्स लिखेंगे, और एल्स में कंडीशन कुछ होगी नहीं, क्योंकि कंडीशन हमें यहीं पे चेक कर लेनी है, या तो सही होगी तो ये चल जाएगा, गलत होगी तो ये वाला एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, तो एल्स में हमने क्या किया, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको। मतलब सिंटैक्स ही नहीं होता, कंडीशन का सिंटैक्स नहीं होता कि आप कंडीशन लिखो एल्स में। जब कुछ भी नहीं होगा तो एल्स तो होगा ही, फिर उसके बाद एल्स का जो भी ब्लॉक होगा वो हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्या किया, यूजर से उसकी एज पूछी, इंटर योर एज, और एज का इनपुट ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो वोट कर सकता है कि नहीं, तो हमने इफ लगाया और स्मॉल ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। अब मुझे मतलब ऐसे लिखना है कि एज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, तो कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट If age is greater than or equal to 18. नहीं, एज लिखकर उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे और 18 लिख देंगे। एज ग्रेटर देन यस सर भाई।
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हाँ लगा कर मैं 18। किसी ने दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, वो क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब ऐसा लिखना है कि एज जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, इफ के अंदर कंडीशन लिखनी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, आगे सब सर ग्रेटर देन उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और 18 से टिक करना है तो 18 कर लेंगे। 18। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इफ का ब्लॉक चालू होगा। इफ के ब्लॉक में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि सी आउट एलिजिबल टू वोट। यू कैन वोट। सर वो if हाँ के ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना। हाँ हाँ, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना, ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना। मतलब ऐसा बताया गया था कि जब कोई लाइन खत्म होती है ना तो उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, लेकिन ये सिंटैक्स है। यहाँ पे ये इसके बाद भी सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसके बाद भी सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये सिंटैक्स है। इफ का सिंटैक्स बताया था। इसके बाद हाँ, इफ का सिंटैक्स बताया है ना मैंने, ठीक है ठीक है। अभी बता तो इससे बता, ये सारी स्लाइड्स बताएंगे। ये ठीक है, सिंटैक्स तो होता है इफ के ठीक। सिंटैक्स में एक बार खोल लो। ये वाला सिंटैक्स होता है, इसको एज इट इज लिखते हैं। इफ फिर जो भी कंडीशन लगानी है ब्रैकेट में, और फिर दो ब्रैकेट और ओपन करके फिर उसे क्लोज करना जब तुम अपना स्टेटमेंट लिख लो तब। ठीक है। ओके तो अब हमने क्या किया, ये तो आप लोगों ने बताया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अभी ये ऑपरेटर्स हमने पढ़े नहीं है, इफ एल्स के बाद ये वाले ऑपरेटर्स मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, यू आर एलिजिबल वोट लिख दिया हमने, और लाइन एंड करने के लिए बैकस्लैश क्या लिखते हैं, एम कि जे, एन सर क्या लिखते हैं, एन एफ एन लिखते हैं। एन ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अभी हम लोग क्या सिंपल एक इफ लगा करके देखते हैं, अगर नहीं होगा ना इफ वाली कंडीशन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट योर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड। ये और की स्पेलिंग गलत है उसका। अरे क्या हो जाता है यार, अच्छा, वो जो क्वेश्चंस थे उसमें 11th क्वेश्चन कोई मेरे से डाउट पूछ रहा था, किसी ने पूछा क्या इधर? 11 हाँ पूछा, 11 पूछा शायद। सिंपल इंटरेस्ट शायद अरे निकालना वो था। था ना सिंपल इंटरेस्ट, हाँ ठीक है पूछा ठीक है। पूछा। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसा प्रोग्राम बनाया कुछ, केवल अभी एक इफ की कंडीशन लगाई है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब आप में से आप अपने गेस करके बताओ अपने से कि इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा। पहले क्या आएगा, पहले तो वो एज मांगेगा, फिर उसके बाद जब 10th रो पे पहुंचेगा तब क्या आएगा आउटपुट। पहले एज देंगे, अगर एज 18 से एबव होगी तो फिर वो आगे का प्रोसेस होगा। और अगर 18 हुई तो यू आर एलिजिबल टू वोट सर 18 नहीं होगी तो एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल होगा वोट के लिए। सर अगर 18 से कम होगी 18 से कम होगी तो ये प्रोग्राम में सबमिट नहीं किया जाएगा। और अगर 18 या 18 से ज्यादा हुई तो ये वाली लाइन लिख करके आएगी कि नहीं। एक मिनट, ये क्या बोला? अगर 18 से कम हुई तो ये आपने लिखा है ना योर प्रोग्राम है टर्मिनेटेड, ये लिख के आ जाएगा, और 18 से ज्यादा हो ये आएगा तो हमेशा आएगा। एक बार फिर से सोच के बताओ, दोबारा देखो पूरा प्रोग्राम। नो सर सर वो तो सर हमेशा आएगा। 18 से कम तो आएगा नहीं, कुछ 18 से कम हुए तो एरर यू आएगी। आर नॉट एरर आएगा। एरर आ जाए, 0 और 1 एरर भी नहीं आएगा, एक बार और सोचो। नॉट एलिजिबल तो लिखा ही नहीं है। यहाँ पे जब तक आप कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे तब तक नहीं होगा क्या, ये योर प्रोग्राम है टर्मिनेटेड वाले लाइन में तक आप कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे तब तक नहीं आएगा। अगर 18 या 18 से हाँ, ज्यादा है एज, तब तो तुम्हारा यू आर एलिजिबल भी लिख के आएगा, और नीचे जो
लिखा है ना, योर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड, ये दोनों चीज लिख के आएंगी, क्योंकि 15th लाइन में तुमने सिर्फ कंपाइलर को बताया कि मेरे को ये आउटपुट चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगाई है तुमने। अरे हाँ सर सर। रिटर्न टू जीरो आ मैं जाएगा। ओके हाँ, सर। मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ इनको। ठीक ये है। इफ का जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है ना 13th लाइन में, उसके बाद अगर एल्स लगाते तब तुम्हारा ये लिख के आता, अगर एज 18 से कम होती तब। ओके ओके सर। सर, थैंक यू। एक बार रन करके दिखा दे आलू। हाँ, मैं रन करके दिखाता हूँ, परेशान मत होना, ठीक है, जिसको समझ में भी नहीं आए, और तो क्योंकि अभी अरे रन वो नहीं खेल किया। रहा था तुम लोगों के साथ। हाँ ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ इसको। हमारा कंपाइलर है इस लाइन पे, इंटर योर एज। अब इनपुट 14 करेंगे। डालना है एज तो। मैंने एज क्या पहले 18 से कब डालते हैं फिर बताते हैं। कुछ भी डाल 14 ही डाल देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 14 कर दिया। और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो ये वाला काम तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल ये वाला काम हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी थी, एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, वो फॉल्स हो गई। इफ मतलब जैसे ये होता है ना, ट्रू और फॉल्स, तो अगर ये इफ के अंदर जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तभी ये लूप हमारा चलेगा, मतलब इफ का जो भी ब्लॉक है वो चलेगा। और इफ का ब्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, इस कर्ली ब्रेसेस के बाद से और इस कर्ली ब्रेसेस के पहले तक, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक इसका ब्लॉक है। इसमें जो भी काम लिखा होगा या भी जो भी ऑपरेशंस होंगी, वो सारे ऑपरेशंस होंगे अगर हमारी एज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18 हुई, या फिर मतलब इफ के अंदर जो भी कंडीशन थी वो सही हुई। अब जब हमने क्या करा, 14 डाल दिया था, 14 डाला था, तो एज हमारी क्या हुई थी, 14 18 से कम है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इसके ब्लॉक के अंदर जब उसने कंपाइलर ने यहाँ पे कंडीशन चेक की तो उसको फॉल्स कंडीशन मिली, तो वो इस ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, 11 12 13 इन थ्रो में इन पे गया ही नहीं। वो सीधे सीधे आगे जाएगा जहां पे उसको कोड मिलेगा। आगे जब ब्लॉक खत्म हुआ ना इफ का, उसके आगे गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करने के लिए लिखा गया है, तो उसने प्रिंट कर दिया, योर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड। ठीक है, ये समझ में आया? इस 15th लाइन में कोई कंडीशन नहीं थी, ये जब भी तुम कोड रन करोगे 15th लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना किसी एरर के। सर इनका मतलब यहाँ क्या? सर 15 लाइन लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, वो तो उसने बस नहीं, तुम कोई लोगों के जरूरी साथ नहीं है, मस्ती करने के लिए लिखा था। तुमको समझाने के लिए लिखा गया था, मतलब, है ना। 15 लाइन लिखना कुछ भी जरूरी नहीं है। मतलब तुम ये समझो ना, इफ का ब्लॉक तभी रन होगा जब इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इफ के ब्लॉक से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाहर आ जाएगा, वो ब्लॉक के बाहर। कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखा लाइन खाली, यहाँ पे देखा लाइन खाली, यहाँ पे पहुंचा, उसको मिला हाँ भाई प्रिंट करना है मुझे, योर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड। उसने प्रिंट कर दिया इसको, वापस जाकर रिटर्न 0, प्रोग्राम ही खत्म हो गया, उसने प्रोग्राम कर दिया, खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक आकाश, हाँ वो अपना वो चालू करना। वाईफाई हाँ कर दिया। हाँ बोलो। पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? अगर आवाज नहीं आ रही हो तो फिर चैट पे लिख दो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। अरे वो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वो हो गया था ना, नहीं नहीं ठीक है, आवाज तेरा नेटवर्क ठीक था। मुझे आवाज ही कट कट के आ रही थी, मुझे खुद आ रही थी आवाज कट कट के आ रही थी। सबको आवाज कट के आ रही थी। हाँ सर, सबको आ रही अच्छा थी, उसी का नेट उनका ही दिक्कत दे प्रॉब्लम देता है। है। ठीक है, हाँ पूछो, कोई पूछ रहा था ना, पीयूष पूछ रहे थे शायद आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब दोबारा रन करते हैं और एज 18 से अबव डाल के देखते हैं।
एज 18 से हमने 19 डाल दी, 19 डाला तो क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ के अंदर जो भी लिखी थी वो कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा कंपाइलर और उसका काम देखेगा उसके अंदर क्या क्या काम लिखा हुआ है। उसने देखा इसमें लिखा था यू आर एलिजिबल टू, इसने लिख दिया, लाइन एंड कर दी। उसके बाद इफ के ब्लॉक के बाहर गया, इसको फिर से मिला एक लाइन और प्रिंट करनी है, उसने वो वाली लाइन भी प्रिंट कर दी। समझ गए? अच्छा 14th लाइन में एल्स लिख देना, तो एल्स हाँ और एल्स लिख के ब्रैकेट लगा बताता देना। हूँ, एल्स लिख के बताता हूँ। पहले पहले मतलब एक और कंडीशन कर लूँ, ठीक है? नहीं नहीं हाँ ठीक है, इसी में करके बता दे एल्स। एक मिनट, अगर 18 डालेंगे तब क्या होगा, कौन बताएगा? एलिजिबल होगा वोट के लिए, टू वोट आ जाएगा, उसके You are नीचे eligible to vote होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को कमेंट कर दिया और अब मैंने एज की वैल्यू क्या दे दी, एज की वैल्यू मैंने 14 दे दी। अब क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा? कुछ भी लिख के नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी लिख के नहीं आएगा। और अगर प्रोग्राम रन हो जाएगा। यस सर, प्रोग्राम रन हो जाएगा, रन होगा पर एज पूछेगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, रन करके देख लेते। एज पूछा, हमने 14 लिख दिया और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। कुछ भी नहीं किया क्योंकि कुछ करना ही नहीं था उसको, इफ वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। नहीं, ठीक है, रहने दे भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इफ वाली कंडीशन हो गई, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इल्स, इफ और इल्स वाला करके देखते हैं। इल्स लिख दिया और इल्स का ब्लॉक लिखा, कर लेता हूं मैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ एक चीज और, अब अगर मैं 15 इनपुट दूं तो आउटपुट क्या क्या आएगा? सर 15 तो पहले आउटपुट आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट बस। सॉरी, यू आर एलिजिबल टू वोट बस। कितना हो जाएगा? सर कोड लास्ट खोलना लाइन तो मैंने 15 बोला है, 15 तो यू आर एलिजिबल टू कोड कैसे आएगा, जरा एक्सप्लेन करना तो। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड लिखकर आएगा। हाँ ठीक है, तुम लोगों का ठीक है। मतलब किसने कहा था ना अभी कि यू आर एलिजिबल टू वोट लिख के आएगा, क्यों लिख के आएगा? 15 बोला मैंने। से वो गलत बोल दिया था मैंने, अरे यू आर नॉट ओके एलिजिबल। ओके सुना नहीं होगा अच्छे से। बाकी समझ आ रहा है ना, You are मतलब not कहना eligible क्या to चाह vote. रहे हैं हम लोग? यस सर। यस यस सर यस सर हाँ, बस किसी बस को भी समझ यही में नहीं आ रहा समझ। ना तो पूछ लेना अभी। यस सर। ठीक है, रन करके देखते हैं हम लोग और इसके अंदर एज डालते हैं हम लोग 15 डाला, क्या आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू सर वोट। नॉट। और ये वाली लाइन तो प्रिंट होनी ही होनी है, इफ चले ना चले, एल्स चले, कोई चले कुछ भी ना चले, ये होनी है। फिर हमने दोबारा रन किया और इसमें डाला हमने 19, तो क्या आ गया, 19 लगे डालेंगे तो क्या आएगा बताओ? हाँ, सर you are एलिजिबल eligible to vote. टू वोट। सर योर हाँ, वो भी प्रोग्राम आएगा, you are टर्मिनेटेड। eligible to vote and your program has terminated। ठीक है, ये दोनों चीज आएंगी। अगर इक्वल्स टू 18, अगर 18 डालेंगे तो भी वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो रहा है। ठीक है, सेम है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तब भी ये हमारा यू आर एलिजिबल टू वोट आएगा। हाल इफ एल्स वाले क्वेश्चंस हैं क्या अभी तेरे पास? हाँ, इक्वल्स वाले क्वेश्चंस हैं। खोलना तो, फाइल खोलना तो। हाँ, ये वाला करते थे ना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर। नहीं नहीं अभी करना मत, करना मत। हाँ, ये अगर दे दे इन लोगों को करने को, कल छुट्टी है तो कर लेंगे ये। हाँ दे देंगे। इनमें तो ये तो नॉर्मल ही है, फाइंड द वॉल्यूम्स, ये तो शायद ऊपर के रिपीटेड, 4 तो नॉर्मल है, तो रिपीटेड क्वेश्चन इवन है ये। 5 नॉर्मल है।
फिफ्थ वाले में पांचवा ट्राई करना, पांचवा अच्छा है क्योंकि ये मतलब तुम लोगों का बेसिक ही क्लियर करेगा। फिफ्थ वाला तो काफी अच्छा ओके है, सर। मजा आएगा। है ना। और इसको भी करना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, और सेवेंथ भी करना और एट्थ भी, सारा करना तुम लोग, 8 सिक्स से क्वेश्चन है। लेके 8 तक तो तुम्हारा ये इफ एल से होगा। बाकी लॉजिक मतलब एटलीस्ट तुम लोग, हाँ मेरे को पता है प्रॉब्लम आएगी कोड करने में, लॉजिक अगर सोच ले रहे हो ना तो वो भी बड़ी चीज है अभी के लिए। यस सर, ऑड इवन वाले में तो ये लॉजिक लगेगा ना। हाँ हाँ, अब अरे वो तुम तुम अपने से लोग करना, अभी सोचना। बताओ मत, बताओ मत, नहीं फिर सोच नहीं पाएंगे ना दूसरे लोग, अगर अच्छा हम ठीक अभी है। कल का टाइम है, जिसने अभी पहला वाला अगर पीडीएफ नहीं सॉल्व किया वो भी कर लेना, और आज जो देंगे वो भी कर लेना, फिर आगे ओके सर। डिस्कस कर लेंगे पहले सर। पहले वाले के भी ये फर्स्ट और सेकंड भी हो जाएंगे इफ और इल से, ठीक है। सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ पूछो हाँ पूछो। सर एक प्रोग्राम में सर एक से ज्यादा कंडीशन लग सकती है सर। हाँ, लग उसको सकती है, नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, लग सकती है। वो भी बताएंगे। ऐसा तुम कैसे ऐसा करना ना, इसका पहला वाला बोलते हैं क्वेश्चन सर? मत करना अभी, ठीक है। पहला वाला अभी रहने दो, पहला वाला बताना पड़ेगा। है ना, अभी इसको मत मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी नेस्टेड इफ एल्स नहीं बताया आपको, तो इफ एल्स इफ वगैरह ये भी नहीं बताया। तुम अभी इसका सेकंड करना, और उसके, और ये वाली जो पीडीएफ है ना, इसके भी ये करना। दोनों पीडीएफ कंप्लीट हो जानी चाहिए परसों तक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के पहली पीडीएफ का। मतलब अगर मैं किसी को कहूं कि मेरे को इसका कोड या लॉजिक बता दो इस क्वेश्चन का, तो वो ये ना हो कि मौन धारण कर ले। चलेगा ना? यस सर। ओके सर। यस चलेगा। पक्का? अब ये सर। ना हो कि स्ट्रेंथ हाँ आधी सर। हो जाए क्लास की। नो सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम्हारे सामने ये स्ट्रेंथ देख लो, आगे और कम होगी, ये तो जान रहे हैं सब। तो समझ में तो आ रहा है ना। ये तो 55 आ आलोक थी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।